यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी के पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का पोस्टर पीडीए एक रहेगी और जोड़ेगी भी सुर्खियों में है। इस बीच बीजेपी के पोस्टर पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। आपस में बटोगे तो कटोगे, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। एक एक रहोगे तो टूट जाओगे। बीएचपी के आलोक कुमार बोले, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा गया है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता और मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं लगती। तो उपचुनाव से पहले यूपी में पोस्टर वार का नया अध्याय शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे का पोस्टर लिखा, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी उपचुनाव की जंग पोस्टर में तब्दील होती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद करने के बाद विपक्ष ने भी अपना नारा गढ़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने जोड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया और इस पर जमकर सियासत हो रही है। अब इसी तरह का पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के ठीक सामने नजर आया, जिसमें लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर पार्टी के नेता अमित चौबे की ओर से लगवाया गया है, जो महाराजगंज जिले के फरेंदा सीट से टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। यूपी में शुरू हुई पोस्टरबाजी पर अखिलेश यादव इससे पहले बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी का ये नारा नकारात्मक, जो निराशा और नाकामी का प्रतीक है। अखिलेश ने कहा था कि लोगों को डर दिखाकर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंसा का जिक्र करते हुए ये नारा बुलंद किया था और कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उसके बाद ये नारा आगे बढ़ता गया और यूपी उपचुनाव तक पहुंच गया है। और इससे पहले यूपी उपचुनाव में जारी पोस्टर वॉर में बीएसपी की भी एंट्री हुई। मायावती ने भी यूपी उपचुनाव के लिए नारा दिया है, जिस पर सियासी घमासान जारी है। यूपी उपचुनाव के नारों के जरिए सभी दल खास संदेश देने में जुटे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी उपचुनाव में नया नारा दिया है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारे का जवाब देते हुए कहा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। सब में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बीजेपी ने कहा है कि बीएसपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। फिलहाल यूपी चुनाव में सभी पार्टियां पोस्टरबाजी और नारेबाजी करने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके नारे पर मुहर लगाती है। और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में आज से जमीयत उलेमा हिंद का भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन शुरू। जमीयत के सम्मेलन में वक्फ बोर्ड को लेकर मौलाना खालिद रहमानी का बड़ा बयान। वक्फ के कानून में बदलाव की कोशिश की जा रही है। खालिद रहमानी की तरफ से कहा गया, कानून बदलना बेहद खतरनाक है, कानून बदलने से मस्जिद मदरसे खतरे में पड़ जाएंगे। खालिद रहमानी का ये बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, बड़े ही तलखते हुए नजर आए हैं, बताइए जो कहा गया।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो है वो चल रहा है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर, और यहाँ पर जो है तमाम वो संगठन इकट्ठा हुए हैं जो कि मुखालफत कर रहे थे इस चीज़ को लेकर जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था। और देखिए राजनीतिक तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक अलग नज़ारा देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें टीडीपी जो उसकी सहयोगी बनी हुई है, उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो भी इस सम्मेलन के अंदर आए हुए हैं। उन्होंने एश्योरेंस दिया है, ये भरोसा जताया है कि इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा, और उसको लेकर के तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो जो मुसलमानों के मंदिर, जो मस्जिद हैं या ऐसे वक्फ बोर्ड के तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेकर के एक घोषणा पत्र जो है वो भी थोड़ी देर में जारी होगा। और बड़ी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में 15 नवंबर को एक जमीयत का बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर जो मुखालफत चल रही थी विरोधी दल द्वारा, अब उसमें जो केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उसके नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और पूरा इस पर विचार विमर्श हो रहा है। और कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड में जो दखल दिया जा रहा है ये एक इबादत का हिस्सा है, और इसमें जिस तरीके से दखल दिया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हर संभव कोशिश की जाएगी कि इस बिल को किसी भी रूप में पास नहीं होने दिया जाए। और जबकि ये जो पूरा मामला है वो जेपीसी के सामने लंबित है, वहाँ पर भी हमने देखा कि आए दिन जब भी जेपीसी की बैठक हुई है तो किस तरीके से विपक्षी दलों का रुख रहा है। अब इसको लेकर के एक बड़ी सभा जो है वो दिल्ली में की जा रही है, और तकरीबन 3 बजे के आसपास हमें देखने को मिलेगा कि घोषणा पत्र भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो भी बातें हुई हैं, चाहे अरशद मदनी ने बोली हैं या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई है या टीडीपी के नुमाइंदों की तरफ से कही है, सभी ने एक सुर में ये कहा है कि इस बिल को किसी भी सूरत में पास नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो रहमानी का बड़ा ही जो कड़ा तेवर है वो निकलकर सामने आया कि कानून ना बदलना बेहद खतरनाक होगा। ये तमाम बातें कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने 25 चुनावी वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा है कि ये चुनाव सरकार बदलने और झारखंड का भविष्य सुधारने का है। तस्वीरें रांची की है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में रोटी, बेटी और माटी पर फोकस किया गया। तो बीजेपी ने झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। हर परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी दी गई। हर परिवार को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। झारखंड में नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। तो ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट को 2 साल के लिए 2000 भत्ता देने का वादा भी किया गया। राज्य के हर नागरिक को घर बनाने के लिए फ्री बालू मिलेगी। तो यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। आदिवासी और एससी के खिलाफ वन विभाग से दर्ज मामलों की समीक्षा होगी। 5 लाख युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का संकल्प भी बीजेपी ने लिया है। तो सरकार बनने पर बीजेपी भगवती सर्किट और आदिवासी सर्किट भी बनाएगी। 5 साल में रोजगार के 5 लाख अवसर मिलेंगे। करीब 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। बीएड और नर्सिंग की निःशुल्क शिक्षा होगी। गर्भवती महिला को 21,000 की मदद देने का भी वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। बुजुर्गों को अतिरिक्त 5 लाख मेडिकल बीमा और 59 लाख नए घरों में नल जल कनेक्शन का वादा भी बीजेपी ने किया है। और साथ ही रांची में अमित शाह ने कहा कि अब झारखंड की भ्रष्ट सरकार को विदा करने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार बनने पर झारखंड में तेज गति के साथ विकास होगा। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड को खूब ठगा है। बीजेपी के आरोपों का जेएमएम ने जवाब दिया है कि हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है।
5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में जाएंगे, तो जनता को उस पर भरोसा है। उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल में 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। न्यूजीलैंड से 3-0 से टेस्ट सीरीज हारा है भारत। ये बड़ी खबर आपको बताएं, टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप हुआ है। बेंगलुरु, पुणे के बाद मुंबई में भी शर्मनाक हार का भारत को सामना करना पड़ा है। भारत की चौथी पारी 121 रनों पर ही सिमट गई। 147 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सके टीम इंडिया के खिलाड़ी। तो ये बड़ी खबर है और एक तरह से तमाम जो फैंस है, क्रिकेट फैंस, उनके लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि क्लीन स्वीप कर दिया है और क्लीन स्वीप से भारत ये सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया है। 3-0 से टेस्ट सीरीज भारत हारा है। टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप हो गया है और बैक टू बैक हैट्रिक लगाई है जीत की न्यूजीलैंड ने। बेंगलुरु में भारत को हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद पुणे में भी वैसे, और अब जो मुंबई का टेस्ट है वहां पर भी शर्मनाक हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा है। भारत की अगर चौथी पारी की बात करें, टेस्ट सीरीज में अगर बात करें, जो मुंबई का मैच है उसमें तो 121 रनों पर ही सिमट गई और जो चेस करना था टारगेट, आप देखिए 121 रनों पर सिमट गए। 147 रन का टारगेट था, वो चेज नहीं कर पाई। चौथे दिन की अगर बात करें, हमारे खेल संपादक शिवेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, बहुत बड़ा झटका, 147 रनों का टारगेट चेस करना था और 121 रन पर पूरी की पूरी टीम का धराशायी हो जाना। बिल्कुल, और जिस तरह से, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई है और जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपने विकेट फेंके हैं और जिस तरह से टॉप ऑर्डर लगातार तीसरे टेस्ट मैच में फ्लॉप हुआ है, इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि टीम डिजर्व नहीं करती थी जीतना। अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, एक अतिशयोक्ति वाली बात करें, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि चलिए निचले क्रम के बल्लेबाज थोड़ा और बेहतर करते और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत भी जाती, तो मुझे लगता है उस जीत पे फख्र करने की जरूरत नहीं थी। आपको इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरी सीरीज में चिंता करनी चाहिए थी अपनी बल्लेबाजी की, अपने टॉप ऑर्डर की, विराट कोहली के फॉर्म की, रोहित शर्मा के फॉर्म की। आप अगर हर मैच ऋषभ पंत या सरफराज के दम पर जीतना चाहते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं तैयारियों में खोट है, कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का जो एक बेसिक जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो मिसिंग है इस भारतीय टीम में। और सबसे बड़ा झटका जो है वो घर में 3-0 से सीरीज तो हारे ही हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में जो भारतीय टीम बहुत अच्छी स्थिति में थी, वहां बड़ा नुकसान हुआ है इस हार की वजह से। यानी कि शिवेंद्र, अगर पूरा ठीक रहा, बल्लेबाजों पर फोड़ा जाए तो इससे बल्लेबाज बच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बच सकते, और मतलब जिम्मेदारी बल्लेबाजों की ही है। आप अगर कोई भी मैच उठा के देख लेंगे, 3 के तीनों मैच आप उठाकर देख लीजिए, गेंदबाजों ने कहीं आपको निराश नहीं किया। बिल्कुल भाई, अगर न्यूजीलैंड की टीम आपके मैदान में, आपके घर में खेलने आई है तो 200, 250, 300 रन तो बनाएगी ही बनाएगी। एक मेजबान टीम होने के नाते आपके बल्लेबाजों से एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप जो विरोधी टीम है उससे 100 रन, 150 रन ज्यादा बनाएं, तब आप मैच में पकड़ में, मैच आपकी गिरफ्त में रहता है, मैच में आप ड्राइविंग सीट पे रहते हैं। यहाँ तो क्या रहा कि हर बार गेंदबाजों ने काम किया, हर बार अगर निराश किया तो बल्लेबाजों ने, और बल्लेबाजों में बड़े नाम ने, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने। और इससे एक बात और साबित हो गई कि अगर आपको क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में अच्छा करना है तो वहां पर रोहित और विराट दोनों में से किसी एक का कम से कम चलना बहुत जरूरी है। अगर दोनों जल्दी आउट होंगे, दोनों फ्लॉप होंगे, तो फिर नतीजा ऐसे ही रहेगा। और इसीलिए ये दोनों भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार हैं भी, क्योंकि इनका चलना या ना चलना, आप बहुत सारे क्रिकेटर्स आ जाएंगे, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, तमाम नाम हैं बैटिंग लाइनअप में, सरफराज हैं, लेकिन आपको इन दोनों खिलाड़ियों की जो अहमियत है, इन दोनों खिलाड़ियों की जो काबिलियत है, अगर वो देखने को नहीं मिलेगी तो फिर नतीजा ऐसा ही रहेगा कि आपको घर में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी शिवेंद्र, टॉप ऑर्डर ने निराश तो किया है, लेकिन उसके बाद जो निचला क्रम है उसने भी निराश किया और आखिरकार जो भारत है वो इस सीरीज को किस तरह से हारा है वो हम देख पा रहे हैं। 3-0 से क्लीन स्वीप किया है न्यूजीलैंड ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आया जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में एक महिला की पहचान की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी के बाद मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा रहा है और वर्ली पुलिस को पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। कल देर शाम मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आया था जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। ये फोन अनजान नंबर से आया था जिसमें योगी से 10 दिन में इस्तीफा देने की हेडर मांग की गई और कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये फोन मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया था। सीएम को मिली धमकी पर कांग्रेस ने भी चिंता जताई। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर जरूरी हो तो सीएम की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षा पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है, जिसके आरोपी को पकड़ा जा चुका है। मुंबई पुलिस अब सीएम योगी को धमकी देने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। और वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उन्हें मिल रही धमकियों पर नया खुलासा किया। पप्पू यादव ने कहा कि उनके घर की फिर से रेकी की गई है। उन्हें धमकी देकर कहा जा रहा है कि सुधर जाओ वरना मार देंगे। पूरी खबर। इस वीडियो को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गांव खुर्दा में उनके घर की रेकी की गई। कल रात के 11:30 बजे मेरे गांव खुर्दा में जो वीडियो जारी किया गया है, 12 बजे तक वो रुकता है, घर की रेकी करता है, फिर वहां से चला जाता है, क्योंकि परसों रात में खुर्दा में। वहीं सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले एक शख्स महेश पांडे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो रविंद्र रैना को भी नई जिम्मेदारी मिली है। देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले 9 सितंबर 2024 को बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर में प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी ने इस बार सत शर्मा को टिकट नहीं दिया था। सत शर्मा ने नया दायित्व मिलने पर बीजेपी हाईकमान का आभार जताया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है। सत शर्मा को दूसरी बार जम्मू कश्मीर बीजेपी की कमान सौंप दी गई। इससे पहले 2014 से 2018 तक सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सत शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी 2014 में 25 सीटें जीती थी। सत शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनका जन्म जम्मू के एक डोगरा ब्राह्मण परिवार में हुआ। बीजेपी पीडीपी सरकार में सत शर्मा मंत्री भी रह चुके हैं। दीपावली के बाद राजधानी दिल्ली के आसमान में एक बार फिर से जहरीला धुआं छाने लगा है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। आनंद विहार और नेहरू नगर में तो आज जो एक्यूआई का लेवल है वो 400 को भी क्रॉस कर गया। हालात आप देखिए। सुबह 5 बजे राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गया है। कई जगह एक्यूआई का लेवल 400 को भी क्रॉस कर गया और औसत एक्यूआई 364 दर्ज किया गया है, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली होनी शुरू हो गई है। कुछ दिनों की राहत थी, लेकिन फिर से एक्यूआई जो है वो बढ़ रहा है।
अगर मैं आज के AQI की बात करती हूँ तो आज 361 हो चुका है और मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर हूँ और यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इंडिया गेट की, क्योंकि स्मॉग की जो चादर है उसने इंडिया गेट को किस तरह से घेरा हुआ है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, क्योंकि धुंध बढ़ रही है। इस वजह से जहरीली हवा जो है वो लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल का जो AQI था वो 298 था। डॉक्टर्स लगातार फिर से बोल रहे हैं कि जो हवा होती है उसमें धुंध आपको ज़्यादा नजर आएगी। और दिल्ली में यमुना का जहरीला सफेद झाग अभी भी कम नहीं हुआ है और सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हैं। कालिंदी कुंज में झाग से भरी यमुना की तस्वीर इसलिए चिंता पैदा करने वाली है क्योंकि दीपावली के बाद अब दिल्ली में छठ की तैयारी हो रही है और नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी अपने उच्च स्तर पर है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक नजर जाती है नदी में झाग ही झाग नजर आ रहा है। ये जहरीला झाग कब खत्म होगा इसकी कोशिश कम दिख रही है और इस मुद्दे पर सियासत ज्यादा हो रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि नदी में बहने वाला औद्योगिक कचरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि ये कचरा गुरुग्राम और सोनीपत से होते हुए यमुना में आता है। आपका भी यह आरोप है कि अगर कालिंदी कुंज के सभी 12 गेट खोल दिए जाए तो ये झाग अपने आप बह जाएगा। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है और आप सरकार को दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली सरकार पंजाब में जलने वाले पराली पर खामोश है और सारा इल्जाम हरियाणा और यूपी पर मढ़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने हमें गैस चेंबर दे दिया है और हमारे बुजुर्गों और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे केजरीवाल। दिल्ली में बेहद हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है। कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीट दिया। ट्रैफिक पुलिस वाले को कार से गिराकर भागा है। यह दिल्ली के बेर सराय इलाके का ही पूरा मामला है। तस्वीरें आप जरा देखिए दिल्ली के बेर सराय इलाके में, जहां पर कैसे जो कार सवार है उसने ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मारी और उसके बाद वो घसीटता हुआ अपनी कार के साथ निकला है और फिर वहां से भाग गया। ये दिल्ली के बेर सराय इलाके का चौंका देने वाला पूरा मामला। ये देखिए किस तरह से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है और ये देखिए 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि बोनेट पर हैं और बहुत ही हैरान करने वाला मामला। और आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कोई खौफ राजधानी दिल्ली में नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो कार ड्राइवर है वो रुका नहीं है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना है और बड़ा सवाल यह है कि जो दिल्ली है उसकी कानून व्यवस्था का हो क्या गया है। 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जिनको बोनेट पर घसीटता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही तो जरा बताइए हुआ क्या है, पूरी घटना जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये सराय रोहिला इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल उस वक्त कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्होंने इस गाड़ी को आते हुए देखा। इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया क्योंकि इसके कुछ नंबर प्लेट में फॉल्ट पाया गया, लेकिन जब पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को रोकने की जगह उसकी स्पीड तेज कर दी। हालांकि पुलिसकर्मी बोनट के सामने आकर खड़े हो गए, गाड़ी के ठीक सामने, ताकि गाड़ी रुके, लेकिन जब गाड़ी नहीं रुकी तो उन्हें मजबूरन बोनट पर कूदना पड़ा। और उसके बावजूद जो कार चालक था उसने गाड़ी रोकने की वजह उसकी स्पीड और तेज करी और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बोनट पर लटका रहा और काफी दूर तक बोनट पर लटके हुए ही जो कार चालक था वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को लेकर गया। बार बार कोशिश की गई, इशारा किया गया गाड़ी को रुकने का, लेकिन उसने नहीं रोका और उसके बाद किसी तरीके से अपनी जान बचाकर जो ट्रैफिक कर्मी था वो कूदा है और उसके बावजूद जो कार चालक था मौके से फरार हो गया। हालांकि ये जो तमाम इंसिडेंट है, ये पूरा इंसिडेंट कैमरे में कैद हो चुका है। गाड़ी का नंबर पुलिस के पास मौजूद है, लिहाजा अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है ताकि उससे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जी बने रहिए जितेंद्र, आप हमारे साथ। ये देखिए तो जो अपडेट जितेंद्र हमें दे रहे हैं, क्योंकि कार का जो कार है उसका नंबर रजिस्टर हो गया। एक बार आप तस्वीर आप जरा देखिए कैसे ये 2 पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। ये दोनों, क्योंकि कार को रोकने की कोशिश की गई, ये दोनों बोनेट पर, इसके बाद दोनों पाकिस्तान से चढ़ गए और फिर इनको घसीटा गया। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत शुरू हो गई है। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद छठ पूजा की तैयारी हो रही है और इस तैयारी के बीच जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगाना चाहती है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। इधर दिल्ली के शेख सराय फेज 1 में भी बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने समय रहते छठ की तैयारी नहीं की और दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। रेक्टिफाई नहीं करेगी और उनको दूर करने के लिए कदम नहीं उठाएगी, तब तक दिल्ली में प्रदूषण की समस्या इसी प्रकार से बनी रहेगी। और इसकी सारी जिम्मेदारी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो ये समस्या उनकी है, उनको इस समस्या को सुलझाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि समस्याओं से दूर वो आरोप और प्रत्यारोप और अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि डीडीए से परमिशन मिलने के बाद भी लोगों को छठ पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत से छठ पर घर जाने वालों की तस्वीर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ है। कई यात्री बीती रात से स्टेशन पर हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है। आप देखिए हालात। दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारी हो रही है। बिहार और यूपी जाने वाले लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन की है। हजारों यात्री स्टेशन पहुंचे हैं। सबको ट्रेन का इंतजार है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बीती रात से स्टेशन पर जमे हैं। किसी को टिकट नहीं मिल रहा है तो किसी को टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिनके पास टिकट है वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई ट्रेन लेट से चल रही है। गिनती न कर पाएंगे प्रयागराज लगभग 4 बजे से आई हुई, टिकट न मिलने की वजह से थोड़ा गाड़ी लेट हो गई। स्टेशन में इतनी भीड़ है कि रेलवे प्रशासन भी माकूल इंतजाम नहीं कर पा रहा है और लोग परेशान हैं। मैं 2 बजे रात में आया हूँ, अभी तक भी देखिए धूप में लाइन का लगा कर झेल रहा हूँ। गाड़ी फर्स्ट निकल गई है, दूसरी गाड़ी के इंतजार में है। दूसरा वीडियो मुंबई के बांद्रा टर्मिनल का है, जहां हजारों लोग छठ पूजा में शामिल होने के लिए घर जा रहे हैं। यहाँ भी लोग रात से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये वही बांद्रा टर्मिनल है जहाँ कुछ दिन पहले हादसा हो चुका है, जब ट्रेन पर चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई थी। और सूरत स्टेशन से TV9 संवाददाता बलदेव ने हालात का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। अभी जिस तरीके से सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के दृश्य सामने आ रहे हैं कि भारी भीड़ लगा रही है। कल रात से लोग अपने परिवार के साथ अपने वतन के गांव जाने के लिए स्टेशन की ट्रेन की राह देख के बैठे हुए हैं और जिस तरीके से स्टेशन पे कोई भाग दौड़ न मचे, कोई दुर्घटना न बने, उसे चलते हुए सूरत के 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों तैनात किया गया है और एक के बाद एक लोगों को जिस तरीके से टिकट ली है उस तरीके से स्टेशन के ट्रेन में बिठाने की व्यवस्था से पुलिस ने की गई है, क्योंकि लोगों की इस तरीके से मांग है कि लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अपने परिवार के साथ जो त्यौहार है वो मना सके और अलग अलग राज्यों में अपने परिवार के साथ अपने गांव जा सके। उस तरीके से जो मांग है लोग कर रहे हैं। पर हर तरह से हर दिवाली के और हर त्यौहार के निमित्त पे इस तरीके से भारी भीड़ से सूरत स्टेशन पे दिखने मिल रही है। बिहार की राजधानी पटना से छठ की तैयारियों से जुड़ी तस्वीरें आई है जो हैरान करने वाली है। ये खबर उनको परेशान कर सकती है जो छठ के लिए गंगा के किनारे जाने वाले हैं। गंगा किनारे बहता नाला, लाल रंग के इस पर्दे को जरा गौर से देखिए। इसके बीचों बीच एक नाला है जिसका पानी सीधे गंगा नदी में जा रहा है। प्रशासन ने इस हकीकत को छिपाने के लिए घाट के ठीक किनारे से पर्दे से घेर दिया है ताकि यहां आने वालों की इस पर नजर ना पड़े। यानी जिस गंगा में छठव्रती डुबकी लगाएंगे उस नदी में केमिकल युक्त नाले का गंदा पानी भी आएगा। स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने में लगा है। अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं। बिहार सरकार पूरी ताकत के साथ पटना में छठ पूजा को संपन्न कराने में लगी हुई है। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गंगा घाटों का लगातार दौरा कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कारगुजारियां कुछ और कह रही हैं। पानी बहते हुए जाकर के गंगा में मिल रहा है। ये नाकामियों को छिपाने की पूरी तरह कोशिश की है, लाल पर्दा घेर कर। पटना के मित्तन और दमराही घाट समेत कई घाटों पर शहर के नाले का केमिकल युक्त गंदा पानी गंगा नदी में बह रहा है। और पटना में छठ पूजा से पहले बाजारों में रौनक दिख रही है। यहाँ मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बने मिट्टी के चूल्हे बेहद खास।
तस्वीरें पटना की है। पटना में छठ पूजा से पहले मुस्लिम कारीगर मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं। सड़कों की पटरियों पर रखकर इन चूल्हों को बेच रहे हैं। कारीगर सीमा खातून ने बताया कि चूल्हा बनाने में बहुत मेहनत होती है। ये उनकी खानदानी परंपरा है। बहुत मेहनत लगती है। इनमें मेहनत लगते लगते आदमी के दवाई भी खाना पड़ता है, दवाई खा के भी करना पड़ता है। काहे कि छठ माई का चीज़ है, हर साल बनाते आ रहे, कोई साल नहीं छोड़े तो इस साल कैसे छोड़ दे। छठ माई का चीज़ प्रसाद जो है ना, जो इसी में बनना चाहिए था, जो बनता है वो भी बनाते आ रहे हैं। वहीं पटना में छठ महापर्व पर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट चार्ट जारी किया गया है। 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 2 बजे से दिन में ट्रैफिक सामान्य होने तक ट्रैफिक रूट में बदलाव रहेगा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, शव वाहन, छठ व्रतियों की गाड़ी और इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर सभी के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को साफ सफाई के और सुरक्षा के निर्देश दिए। दिल्ली के अलीपुर में पॉलिथीन फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू हो गई। संकरा रास्ता होने की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को काफी दिक्कत हो रही है। अलीपुर की पॉलिथीन फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 30 टीमें लगाई गई हैं। आग ने आसपास के कई गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। कल शाम 4 बजे लगी आग इतनी भयानक है कि अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। सिचुएशन अभी आपको देख रहे हैं, तीन बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तीनों गोडाउन की बिल्डिंग गिर चुकी हैं और इसमें अभी हमारे को लगभग 500 मीटर से पानी को हमने हौज के थ्रू यहाँ पे लाया जा रहा है। गाड़ी अंदर आ नहीं सकती। आग को बुझाने के लिए 200 से ज्यादा कर्मी लगे हैं। पॉलिथीन के गोदाम में आग लगने की वजह से आसपास की 3 इमारतों को भी नुकसान हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में आग बुझाने से जुड़ा कोई इंतजाम नहीं था। गली संकरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड को 500 मीटर पीछे ही गाड़ियों को रोकना पड़ गया और वहां तक पानी ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स ने बताया कि आग 8000 स्क्वायर यार्ड में लगी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग का दायरा कितना फैल चुका है। अलीपुर के गोदाम में बीती रात से आग लगी है। टीवी 9 संवाददाता रजनीश ने आज मौके का जायजा लिया। दिल्ली के अलीपुर इंडस्ट्रियल इलाके में कल शाम को लगी आग इतनी भीषण थी कि अभी तक फायर विभाग को इस आग को पूरी तरह से काबू करने में कामयाबी नहीं मिली है। आप देखिए, आग की लपटें अभी भी करीब इस घटना के 12-13 घंटे हो जाने के बाद भी आग पूरी तरह से काबू नहीं पाई जा सकी है। आग की लपटें अभी दिखाई दे रही है। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये पीछे का हिस्सा है इन बिल्डिंग्स का। आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, लेकिन अभी तक आग जो है वो पूरी लपटें यहाँ पर दिखाई दे रही है। शुरुआत उस बिल्डिंग से हुई थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। वहाँ पे कुछ केमिकल्स रखे गए थे और जिसकी वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली और ये आग फैलती हुई आप देखिए कैसे आगे तक लगातार जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब इस आग के लपेटे में आ चुके हैं। पूरी तरह से ये इलाका धुआं हो चुका है। जो धुआं की परतें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और मौके पर पहुंचे टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पॉलीथीन की फैक्ट्री और गोदामों में आग लग गई। शाम के 4 बजे आग लगी थी, जिसके बाद 30 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग को बुझाया नहीं जा सका है। आग आप देखेंगे कि कई सारे गोदाम और फैक्ट्रीज लाइन से बने हुए हैं और ये आग लगातार फैलती चली गई है। यहाँ तक कि जहाँ तक आग फैलती चली गई, अगर आप देखेंगे तो वहाँ तक जहाँ तक ये फायर टेंडर्स नहीं जा सकते थे, वहाँ पर फायर की टीम ने रोबोट का इस्तेमाल किया और रोबोट के जरिए आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन आग काफी ज्यादा है और कई गोदामों और फैक्ट्री में आग फैल चुकी है। काफी बड़ा एरिया है और फायर ब्रिगेड के तमाम जो अधिकारी और फायर टेंडर्स हैं वो घंटों से मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। फायर टीम की बात करें तो उनका कहना है कि आग पर काबू पाने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। गनीमत इस बात की है कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने श्रीनगर के खान्यार और अनंतनाग के हल्कान गली में ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर भी शामिल है। सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही खूंखार टेररिस्ट थे और बहुत सारे ऑपरेशंस और या टेररिस्ट हादसों को अंजाम दे चुके थे। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर कमांडर की पहचान उस्मान के रूप में हुई है, जो 1 दशक से कश्मीर घाटी में एक्टिव था और इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी शामिल था। उस्मान ने 2023 में ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते समय वानी के नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस्मान को सेना ने ढेर कर लश्कर को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घनी आबादी वाले खान्यार इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उसी दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। इस वारदात में 4 जवान भी घायल हुए हैं। एनकाउंटर के बाद सेना का सर्च अभियान जारी है। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए हैं। इस मौके पर 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। सुबह 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विधि विधान से मंदिर के कपाट सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। जय बाबा केदार के जयकारों और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। इस दौरान 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। केदारनाथ की पंच विग्रह डोली केदारनाथ धाम से ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान हो गई है। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे किए गए थे। आज केदारनाथ में मौसम साफ रहा। आसपास बर्फ होने से सर्द हवाएं भी चलती रही, लेकिन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। अब 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। स्पेन में आई बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन इसके बाद बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह तबाही और बर्बादी के निशान हैं। एक तरफ बाढ़ की मार से स्पेन जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बवंडर ने स्पेन में दस्तक दे दी है। स्पेन में जल प्रलय आए 96 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। शहर के ज्यादातर हिस्सों से पानी उतर चुका है, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि बाढ़ ने स्पेन में जो तबाही मचाई, उससे जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। ये वीडियो स्पेन के वैलेंसिया शहर का है, जहां हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। शहर में हर तरफ कीचड़ जमा है। गाड़ियों का ढेर ऐसे लगा है मानो कोई जंक यार्ड हो। वैलेंसिया में यह हाल किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि पूरा शहर जंक यार्ड में बदल चुका है। तबाही की ये तस्वीरें स्पेन पुलिस ने जारी की हैं। वीडियो में हर तरफ सिर्फ कीचड़ है, सैलाब में बही कारों का ढेर है और बाढ़ से मची तबाही है। जिंदगी सामान्य होने का कहीं नामो निशान तक नहीं है। ये एक ओल्ड एज होम का वीडियो है, जहां अब भी घुटनों तक पानी भरा है। लोग अब भी सैलाब के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 29 अक्टूबर को स्पेन में जबरदस्त बारिश हुई थी। महज 8 घंटे में हुई 12 इंच बारिश ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बारिश के कुछ घंटों बाद ही पूर्वी स्पेन के वैलेंसिया, कैस्टिला ला मांचा और अंडालूसिया में बाढ़ आ गई। सड़कों पर सैलाब उफान मारने लगा। बारिश के कुछ घंटे बाद ही स्पेन में हालात कैसे हो गए थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जरा देखिए कैसे कारें तिनके की तरह बहती जा रही हैं। अब शहर से बाढ़ का पानी तो उतर चुका है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ के चलते 205 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। स्पेन में 1900 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में 1700 जवानों को लगाया गया है। बीते 50 साल में स्पेन ने ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी थी। लिहाजा अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी वैलेंसिया की हैं,
जहां सैकड़ों लोग पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों की मदद की। स्पेन इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। बाढ़ के बाद स्पेन में बवंडर का कहर देखने को मिला। ये वीडियो हुलेवा का है, जहां समुद्री तट के पास समंदर में अचानक बवंडर उठा, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया और ईरान जैसे दुश्मनों से लोहा ले रहे इजराइल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी। लगातार एयर अटैक झेल रहे इजराइल ने 12 किलोमीटर तक ऊंट दौड़ की प्रतियोगिता करवाई और इस प्रतियोगिता में अरब सियाही टीमों ने हिस्सा लिया। आप देखिए। रेतीले रेगिस्तान में ऊंटों की रेस हो रही थी। रेत पर 2 ट्रैक बने थे। बड़े ऊंटों के लिए 12 किलोमीटर का ट्रैक और छोटे ऊंटों के लिए 6 किलोमीटर का दूसरा ट्रैक। 40 से ज्यादा ऊंटों की दौड़ देखकर अगर आप भी इसे किसी अरब देश में हुई प्रतियोगिता समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। अरब देशों की तरह रेतीली जमीन पर ऊंटों की ये दौड़ इजराइल में हुई। उसी इजराइल में जो एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, जहां हर वक्त हमास, ईरान, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों के रॉकेट और मिसाइलों की बारिश होने का खतरा रहता है। लेकिन खुले आसमान में 12 किलोमीटर लंबी ऊंटों की रेस करवाकर इजराइल ने दुनिया को बता दिया है कि उसे एयर अटैक का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। ऊंटों की इस रेस में एक टीम इजराइल की थी और दूसरी टीम सऊदी अरब की। दोनों टीमों की ऊंट दौड़ देखने के लिए हजारों लोग बिना किसी डर के रामत होनेगेव के रेगिस्तान में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। बमबारी में हिजबुल से जुड़ी 4 इमारतें ध्वस्त हो गई। हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद शहर में आपातकाल लागू है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विध्वंसक तस्वीरें सामने आई है, जहां रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया और हमले के बाद इमरजेंसी शहर में लागू की गई है। बमबारी में हिजबुल से जुड़ी 4 इमारतें ध्वस्त हो गई, यानी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला था। 6 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोग घायल हैं। और अब बात चीन के उस प्लान के जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हुआ है। ये वो प्लान है जिसके जरिए शी जिनपिंग और उनकी सेना अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समुद्र में हर फ्रंट पर अमेरिका को घेरना चाहता है। इसके लिए ड्रैगन तेजी से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन अब ऐसा रहस्यमय एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अमेरिका की समुद्र शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन छटपटा रहा है। अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ने के लिए ड्रैगन पूरी ताकत लगा रहा है। जिनपिंग अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके वश में है। अमेरिकी नेवी को टक्कर देने के लिए चीन अब नए प्लान पर काम कर रहा है। चीन रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन के इस प्लान का खुलासा प्लैनेट लैब की सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर जिससे पता चला है कि चीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण गुआंगडोंग के शिपयार्ड पर हो रहा है। प्लैनेट लैब ने यह तस्वीर 23 अक्टूबर को ली है। तस्वीर से साफ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बनावट और आकार बहुत अलग है। ये चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है। चीन के इस रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए कर रहा है। दरअसल अमेरिका के मुकाबले चीन की समुद्र शक्ति कहीं नहीं ठहरती है। चीन
अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर सुपर पावर बनना चाहता है। यही वजह है कि वो अपनी नौसेना की शक्ति को अमेरिकी नेवी से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। चीन पहले ही अत्याधुनिक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है, जिसका नाम है फुजियान। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन की तुलना में ये अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या के मामले में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसकी तुलना में चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से पीछे रहना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं। यही वजह है कि वो तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर और खतरनाक युद्धपोत बनवा रहे हैं। चीन की ताकत जिस भी दिन अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी, वो सुपर पावर से डरना छोड़ देगा और समुद्र में अपनी विस्तारवादी योजना को नया आकार और प्रकार देगा। इसी योजना के तहत समुद्री इलाकों पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।